हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ग्रोइंग रिलेशन है। इंडिया एंड जापान हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी अलाइन होते हैं। दोनों चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चाहे वो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हो, चाइना के इकोनॉमिक सपोर्ट से लेके हो। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके चल रहे हैं, तो दोनों का रिलेशन काफ़ी मजबूत है। क्या क्या इसके फैक्टर्स है, इस बारे में हम आज बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको little_simple_बुद्धा के नाम से ही मिल जाएगा। कुल क्वेश्चन देखते हैं। जीएस 2 में आईआर का क्वेश्चन है, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। 19 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन involving a global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and world as a whole। कमेंट करना है। स्टेटमेंट काफी लंबा सा दिख रहा है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम बोल रहे हैं कि इंडिया और जापान के रिलेशनशिप में अभी ऐसा टाइम आ गया है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशन का मतलब है कि आज के पर्सपेक्टिव से करंट के अंदर इंडिया और जापान की क्या पोजीशन है और उनकी जो काउंटर कंट्रीज हैं उनकी क्या पोजीशन है आज के पर्सपेक्टिव में। ओके, प्रेजेंट रिलेशन के अंदर ऐसा हमको एक ग्लोबल कि इसमें हम बाकी कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करें, ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो दोनों के इंटरेस्ट, चाहे वो दोनों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे वो दोनों का सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो, चाहे वो दोनों का किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, एनर्जी इंटरेस्ट हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऐसी डेवलप करनी है कि उसका एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस रहेगा एशिया में और पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये क्वेश्चन है कि इंडिया और जापान का करंट का कंटेम्पररी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एशिया और पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा, जो ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बनेगा। ओके, नाउ दो चीजें हैं इसमें। अगर जब हम बात करते हैं ग्लोबल की, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की। हम इसमें यूएसए को इन्वॉल्व करेंगे, हम इसमें साउथ कोरिया को, हम इसमें चाइना को, हम इसमें ऑस्ट्रेलिया को, इन सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, तो इसका मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं बाइलेटरल रिलेशंस की, कि इंडिया और जापान का पर्सनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैसा होगा। जैसे जापान के अंदर, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जापान के अंदर जो एज है, जो कॉमन, जिसे हम बोलते हैं एवरेज एज है उनके सिटीजन्स की, वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब वो इंक्रीज हो रही है। मस्ट से मतलब दे आर मोर गोइंग टुवर्ड्स, उनका यूथ कम हो रहा है, तो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ द लेबर फोर्स। वेयर इंडिया के पास हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के पास पहुंच रहे हैं, हमारे पास अच्छी खासी लेबर पावर है, हमारा लेबर फोर्स बहुत अच्छा है। तो दिस इज वन रिलेशन जहाँ पे जापान में जो कमी है वो इंडिया पूरी कर रहा है। इंडिया की लेबर फोर्स जापान में जाके जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको फिल कर सकती है। सेकंड सिचुएशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की क्या होगी? जैसे आपको पता होगा कि अहमदाबाद मुंबई का जो ये सुपरफास्ट ट्रेन का हमारा चल रहा है, इसमें जापान के साथ हमारी पार्टनरशिप है। नाउ इसके अंदर इंडिया के पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मान लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से मान लो, जिसके अंदर जापान का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जापान इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक में इंडिया की हेल्प कर रहा है, चाहे वो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में हो, चाहे वो रोड डेवलपमेंट में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर के अंदर हो। जापान अपनी अप्रोच लेके आता है मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, और इंडिया अपने हिसाब से जापान की हेल्प करता है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कुल ग्लोबल में क्या हो जाएगा कि हम बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे रिलेशन डिफरेंस समझने की कोशिश करना, हमको दोनों चीजें आंसर करनी है, ग्लोबल एस्पेक्ट में भी और बाइलेटरल एस्पेक्ट के अंदर भी। ओके,
थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। इंडिया और जापान का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि जो बुद्धिज़्म था उस रिलीजन से दोनों का जो आप ऐसे मान लो कि स्पिरिचुअल एफिनिटी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल और सिविलाइजेशन इनकी रिलेशनशिप रही है। जैसे बोधिसेना जो इंडिया के थे, इन्होंने विजिट करा था जापान को 752 एडी के अंदर। ये तो एंशियंट टाइम की बात हो गई। कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर भी अभी रिसेंटली भी इंडिया ने जापान के साथ बहुत अच्छी तरीके से एसोसिएट करा है। अगर हम अपने प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करें, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए हमारे, जे.आर.डी. टाटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डेफिनेटली हमने जापान के बारे में स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, राधा विनोद पाल जी। तो ये कुछ ऐसे हमारे प्रोमिनेंट इंडियंस हैं जिनका जापान के साथ एसोसिएशन ऐसा रहा है कि उसने इंडिया और जापान की रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करी थी, जबकि उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो सेपरेट पीस ट्रीटी हो रही है जापान के साथ 1952 में, उसको कंक्लूड कर देंगे। 1952 में इंडिया आज़ाद हो चुका था, सॉवरेन नेशन था, और ये एज ए सॉवरेन नेशन इंडिया ने अपना बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि इंडिया और जापान के बायलैटरल रिलेशंस को इन्होंने एक डिफाइनिंग मोमेंट दिया था कि इन द टाइम ऑफ द नीड इंडिया स्टूड विद द जापान। और ये एक ऐसा डिसीजन था इंडिया का जिसने आगे की टोन जापान और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए डिसाइड कर दी थी। बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग मोमेंट था। अगर इंडिया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेता और जापान के साथ पीस ट्रीटी अलग से सेपरेट नहीं बनाता, ये 1952 का पीस ट्रीटी ही है जिसकी वजह से जापान जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट के काफ़ी खिलाफ है, फिर भी उन्होंने इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करने का प्रॉमिस करा। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीस ट्रीटी इंडिया हैज़ हैड एंड दी स्मूथ रिलेशनशिप इंडिया और जापान का अभी तक रहा है। जो इस मामले में अगर हम बात करें तो सोल डिसेंटिंग वॉइस ऑफ जो जज राधा विनोद पाल जी थे, उन्होंने क्राइम वॉर ट्रिब्यूनल में ये चीज़ स्ट्रक कर दी थी, और it struck a deep chord among the Japanese public that continues to celebrate it till this day। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब along the time जैसे जैसे इवेंट्स आते गए, इंडिया और जापान की जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अलाइन करते गए थे। करंट कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया और जापान का पार्टनरशिप ऐसा है जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांसिंग रिलेशनशिप्स में माना जाता है इंडिया को, और वन ऑफ द मोस्ट, आप ऐसे मान लो कि विश्वसनीय जैसे आप बोल सकते हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही सॉलिड है। दे आर देयर फॉर द नीड, इन द हेल्प, दे आर देयर टू हेल्प। तो अभी जैसे इंडो पैसिफिक रीजन का है, जापान का लोकेशन आपको पता है रशिया के जस्ट नीचे हमारे पैसिफिक के साइड में है, पैसिफिक के पास चाइना के ईस्टर्न साइड के अंदर। एंड ये इंडो पैसिफिक रीजन जो आता है, इंडिया पैसिफिक एंड देन जापान भी पैसिफिक के अंदर है। जिस तरीके से ये कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करते हैं, और ये इंडिया और जापान का रिलेशनशिप इस तरीके से डेवलप हुआ है कि इसने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है वो लाके दी है। सो दिस stability and security in the Indo-Pacific region is very much contributed by the India and Japan relationship। और ये बहुत ही अपनी मतलब एक ट्रेडिशनल पॉलिसी जो होती है उससे हट के दे आर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स। दोनों एक दूसरे के यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाते हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट के साथ दोनों का रिलेशनशिप है, चाहे वो रीजनल कॉपरेशन पे हो, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हो, ग्लोबल क्लाइमेट पे हो, या फिर यूएन रिफॉर्म में हो। नाउ यहाँ पे एक G4 करके क्लब बना हुआ है जिसमें इंडिया एंड जापान आर द मेंबर, एंड दे आर वेरी सिंसियरली आस्किंग कि यूएनएससी के रिफॉर्म में इनकी जो हमारी परमानेंट सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ करा जाए और एशिया की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करा जाए। तो अभी हमको ज़रूरत है ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशन की। तो अभी हम अगर बात करें कंटेम्प्रेरी में, तो इंडिया की जो अप्रोच है वो हम लुक ईस्ट स्ट्रैटेजी अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो हम चाहे लुक ईस्ट के अंदर हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, हमारा साउथ कोरिया हो गया है, ताइवान हो गया है, एंड देन जापान ऑल्सो, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और ऐसे में जापान इज़ लाइक वन कंट्री जिसके सिक्योरिटी ऑप्शन गोज बियॉन्ड द यूएस सेंटरिंग फ्रेमवर्क। डिसिमिलरिटीज़ कैसे हैं, देखो जापान के पास ना सॉलिड हैवी मैन्युफैक्चरिंग बेस है और इंडिया के पास सर्विस है। दोनों 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो एग्रीकल्चर में तो इंडिया का है ही, चलो ठीक है, हम थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, बट अवर बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन इज इनटू एग्रीकल्चर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इज वन सेक्टर जिसमें जापान का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये एक ऐसा सेक्टर था जिसकी वजह से जापान बिकेम द फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द एशिया। जब एशिया में से
बहुत सारे लोग तो, बहुत सारी कंट्रीज तो कॉलोनाइजेशन के अंडर झेल रही थी। और इंडिया के पास सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, हर छठे इंसान को, हर इंडियन को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माना जा रहा है। तो लाइक द पॉइंट ऑफ मी सेइंग कि दिस इज जस्ट वन थिंग जिसमें दोनों कोलैबोरेट करते हैं। ये जो डिसिमिलरिटीज हैं दोनों में, कि आप हमारा वैक्यूम आप फिल करो, आपका वैक्यूम हम फिल करते हैं, तो इस तरीके से ये इंडिया के लीडरशिप इन सॉफ्टवेयर और जापान की लीडरशिप इन हार्डवेयर दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन करती है। और फिर इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है और जापान की एजिंग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हम जापान की लेबर फोर्स में हेल्प करते हैं और जापान हमारी फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली हेल्प करता है। सो दिस इज जस्ट लाइक हाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। इसके अलावा इकोनॉमीज के अंदर एबे इकोनॉमिक या फिर मोदी इकोनॉमिक्स उनके प्रेसिडेंट्स पे नाम दिया है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स पे नाम दिया है, जस्ट वेरी सिंपल। तो उनका एक ही ग्रोथ है कि जो ये लेगर्ड ग्रोथ है, जो ये स्लगिश ग्रोथ हो रही है, इसको रिवाइव करना है और इसको अपलिफ्ट करना है। तो टोक्यो जो है, जापान दिल्ली को एज अ वेरी इट सीज इट एज इट्स ओन इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रैटेजी। जापान इंडिया को अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा है, और न्यू दिल्ली जो है वो जापान को एज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक चाहे आप कैपिटल से मान लो, चाहे आप कमर्शियल टेक्नोलॉजी से मान लो, चाहे आप वेरी की पार्टनर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मान लो, तो ये इन दोनों के पॉइंट हैं मिलने के, जहाँ पे इनके एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, जापान हमको कैपिटल दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, और हमको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस दे रहा है। हम उनको लेबर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल दे रहे हैं। अच्छा, फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना फैक्टर। जापान का बहुत है, देखो चाइना और जापान के रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया एंड जापान की तरह इतने स्ट्रांग नहीं है। जापान देखो, इट्स लाइक कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समाएगी वाली बात होती है वहाँ पे। तो जापान के अपने इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड दे आर मोर इकोनॉमिकली रोबस्ट विद इंडिया। जापान का चाइना के साथ इकोनॉमिक राइज में असिस्टेंट विद वेरी लार्ज स्केल एड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 3 साल पहले था, जो अभी काफ़ी रिसेंट डिस्प्यूट्स में थोड़ा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। इसलिए अभी जापान इज मूविंग टुवर्ड्स द इंडिया टू and it is helping India to counter China and to help India to become कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाए चाइना की पार पे, ताकि इसको काउंटर कर सके। इसके अलावा जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर क्वाड बनाया है एंड क्वाड इज सीन एज एन, अभी इसका देखो फॉर्मल नहीं बना है ये ग्रुप, इट इज़ अ वेरी इनफॉर्मल ग्रुप। अभी इनफॉर्मली इनकी मीटिंग्स चल रही है, अभी बातचीत चल रही है सेपरेटली, अभी सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको फॉर्मल ग्रुप नहीं बनाया है। बट क्वाड का मेन रीज़न, अगर आप चारों कंट्रीज़ का लोकेशन देखो, जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अदर देन इंडिया विच इज़ इन इंडो पैसिफिक, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ये पैसिफिक रीजन में फॉल होती है। तो ये चारों कंट्रीज जो हैं ये इसलिए एकजुट हो रही हैं ताकि चाइना जो ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी मनमानी चला रहा है, अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहा है, ये चारों स्ट्रॉन्ग कंट्रीज एक साथ खड़ी होकर चाइना को काउंटर कर सके। इसके अलावा जापान ने एक प्रोजेक्ट लिया है कि नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी में, और इनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है ना, इट इज़ अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग। ये दिस रोड नेटवर्क दे आर बिल्डिंग, देयर इज दिस वन इंसिडेंट, आई विल टेल यू सम अदर डे, अगर हम कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी पे बात करते हैं तो, एंड इट इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि हम हमारे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए क्रूशल लिंक है। इंडिया और जापान नेगोशिएट कर रहे हैं क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट के लिए, कि जिसके अंदर एक दूसरे की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं इनको ये एक्सेस कर पाएंगे, और इनके जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, आर्मी टू आर्मी, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके साथ ही G4 कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, जो यूएनएससी रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। इंडिया और जापान के अलावा ब्राज़ील और जर्मनी ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जो ये डिमांड कर रही है बहुत स्ट्रांगली कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। एंड इंडिया इज़ द फर्स्ट नॉन सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी, जिसके साथ चाइना ने एक सिविल न्यूक्लियर डील को साइन करा है। जब ये साइन डील हुई थी तब जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, दे वर सरप्राइज्ड एंड दे न्यू कि इंडिया और जापान का एक ऐसा रिलेशनशिप का एवेन्यू ओपन हो गया है विच कैन नॉट बी काउंटर्ड बाई एनीथिंग, बाई एनी अदर कंट्री, क्योंकि जापान ने आज तक कभी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा था, एंड इंडिया वाज द ओनली फर्स्ट कंट्री। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक था कि इंडिया जितना रिस्पॉन्सिबली न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करता है, जितना हम नो न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ हमने जितनी भी अपनी बात रखी है, इट वॉज वेरी मच इन दी
अलाइंड एम ऑफ द जापान ऑल्सो, क्योंकि जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बाद में जापान ने इस चीज़ की कसम खा ली थी कि वो नहीं रखेंगे और वो कभी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दिस वाज द फर्स्ट एवर डील मेड बाय जापान, सिविल न्यूक्लियर की डील थी ये। तो इंडो जापान का एशिया और वर्ल्ड के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो चाइनीज असर्शन को, चाइनीज की जो मोनोपोली होती है, इनका जो असर्टिवनेस होता है, इसको काउंटर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिया और जापान एक साथ आके चाइना को प्रेशर कर सकते हैं और बाकी एशियन कंट्रीज भी, उनको भी फिर पावर मिल जाता है कि ठीक है कुछ पावरफुल कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, तो दे ऑल्सो स्टैंड अगेंस्ट दी चाइनीज कंट्री। एशिया और अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए, अच्छा, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया और चाइना ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एक कनेक्टिविटी, इसमें क्या करेंगे कि एशिया को अफ्रीका के साथ मल्टी मॉडल डिफरेंट टाइप ऑफ रोड के साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एशिया के थ्रू होता हुआ अफ्रीका के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, इसमें इकोनॉमिक हेल्प मिल रही है जापान से। इसके बाद क्वाड की तो है ही, हमने बात करी कि किस तरीके से यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे हैं टू काउंटर चाइना। उसके बाद में इंडिया और जापान के रिलेशनशिप का फोकस क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो चाइना को काउंटर करना है हमको इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी के अंदर, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू जापान ओनली। और लेकिन हमको ना सिर्फ चाइना के बारे में नहीं सोचना है, चाइना इज वन कंट्री जिसको हम काउंटर कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन द वर्ल्ड इज बिगर देन चाइना। यहाँ पे हमको इस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि इंडिया और जापान की जो ये है ना कि दोनों की जो इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है आपके पास है, इसको इतना सॉलिड बनाना है इन दिस बायलैटरल एंगेजमेंट कि इट गोज बियॉन्ड दैट लॉफ्टी जियोपॉलिटिकल एम्स। जापान इंडिया का लार्जेस्ट डोनर है और थर्ड लार्जेस्ट एफडीआई प्रोवाइडर भी है। बाईलेटरल ट्रेड जो है 2013 में थोड़े डाउन हो गए थे, और लेकिन अभी ये फिर से रिवाइव कर गए हैं। जापान चाइना ट्रेड भी डिक्लाइन हो रहे हैं, और इंडिया चाइना ट्रेड जो है वो 71 बिलियंस इन ईयर था, और जापान चाइना ट्रेड 279 बिलियंस ईयर था। तो ये इन दोनों के अगर रिसोर्सेज को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, इन दोनों के रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक एंड लेबर फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको अगर एक साथ सिनर्जाइज करा जाए, अगर एक साथ में इनके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को एक साथ लाया जाए, तो ये कोई भी कितना भी जॉइंट प्रोजेक्ट कितना भी क्रिटिकल हो, उसको इफिशिएंटली इंप्लीमेंट आराम से कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक के अंदर इट इज अज्यूम्ड दैट अ ग्रेटर स्पेस इन पॉलिसी डिजाइन गिवन इन जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस। बहुत बड़ा इसमें स्पेस दिया गया है कि दो कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस कैसे हैं, एंड ये बहुत प्रैक्टिकल है इंडिया के लिए और जापान के लिए भी कि वो एक थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग में जाए, एंड दे ट्राई टू अकम्प्लिश द फुल पोटेंशियल ऑफ जो इनका ये स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप चल रहा है। नाउ इंडिया एंड जापान, इन दोनों को दे मस्ट कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो है ही। सिमिलरली इंडिया एंड जापान शुड कोलैबोरेट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। सो दैट दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे चाइना का परसुएसिव पावर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इंडिया एंड चाइना अपना प्रोजेक्ट चलाती हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करती हैं, तो दीज आर द कंट्रीज विच कैन बी सेव्ड फ्रॉम दी पंजा ऑफ जापान। जापान ने सब पे नहीं, सॉरी, पंजा ऑफ चाइना, चाइना ने सब पे अपना पंजा कस रखा है। नाउ इंडिया एंड जापान जो है दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, जैसा कि वो कर रहे हैं एशिया अफ्रीका इसके अंदर, हमारे ग्रोथ कॉरिडोर के अंदर। तो इसी सिमिलरली बाकी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, अंगोला हो गया, यहाँ पे दोनों के एनर्जी इंटरेस्ट हैं, चाहे वो लिथियम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और तरीके एनर्जी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पे अपना जॉइंट प्रोजेक्ट वो बहुत सक्सेसफुली चला सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका इज वन कंट्री। अभी चाइना ना इतना अभी सिर्फ बॉर्डर कंट्रीज पे, कोस्टल कंट्रीज पे ध्यान दे रहा है, बट these are the countries in the future they would be very very important। इसके साथ ही क्लोज कोऑपरेशन जो डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ है, इट इज लोकेटेड इन द मिड वे अलोंग द ट्रेड रूट। इंडिया का लोकेशन अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रैटेजिक है, तो यहाँ पे जो जितना भी मटेरियल आता है, जितना भी शिपमेंट्स आता है हमारा मिडिल ईस्ट से या फिर ईस्ट से, तो वो सारा का सारा, या फिर अफ्रीका से, वो सारा का सारा इंडिया के इंडियन ओशन के थ्रू होके जाता है। एंड इंडिया इज ऑन अ वेरी अमेजिंगली स्ट्रैटेजिक पॉइंट, जो जापान के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी डिफिशिएंट है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, बट जापान का टेक्नोलॉजी, द क्वालिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू सी, दिस इज वे बियॉन्ड आवर क्वालिटी। आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस, बट दिस इज वेरी ट्रू।
लाइक इफ़ यू गो टू एनी स्टोर विच इज़ ऑफ जापान, इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, आप कभी भी जाना, यू जस्ट लुक एट द स्टफ दे आर मेकिंग, इट इज़ सो परफेक्ट एंड सो स्मूथ। तो इंडिया के पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन वी कैन टेक फ्रॉम दी जापान। तो ऐसे में ये जो हम बात करते हैं ना ग्लोबल कॉमन्स की, कि सारी कंट्रीज़ के एम एक हैं, सारी कंट्रीज एक साथ अलाइन आ रही है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ऐसे में ग्लोबल कॉमन की बात करो या फिर एक स्टेबल इंडो पैसिफिक इंडिया जापान, या फिर स्टेबल इंडो पैसिफिक की बात करें, इंडिया एंड जापान बोथ दे हैव टू वर्क इंडिविजुअली, बायलैटरली एंड एट अ रीजनल लेवल टू गारंटी अ रूल बेस्ड ऑर्डर कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग्स में हो। ऑल्सो जापान कैन प्रूव टू बी अ डेवलपमेंट मल्टीप्लायर इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया, बट द पॉइंट इज कि इंडिया नीड टू डेवलप इट्स ओन रिलेशनशिप विद जापान, बट not just in the context of the China and USA, but for its own strategic perspective and in the global commons also. So this was the question of India and Japan. I think इसमें जैसे जैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा, वैसे इसमें न्यू पॉइंट्स ऐड करते जाना 2021 के लिए। लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बेसिक एक आइडिया होता है ना कि किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के म्यूचुअल रिलेशंस या एग्रीमेंट्स आते हैं तो वो जनरली सेम रहते हैं, दैट डजंट चेंज वेरी ऑफ्टन। तो उसमें हम लोग ये पॉइंट सिमिलर रख सकते हैं। बाकी इट इज़ लाइक जैसे करंट अफेयर आता जाएगा, नई नई डेवलपमेंट होते रहेंगे, उनको हम एड ऑन करते जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द इंडिया एंड जापान का रिलेशनशिप। एंड इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जो little_simple_बुता पे है। एंड प्लीज़ डू राइट आंसर, स्टार्ट राइटिंग द आंसर। मैं इतना प्लीज़ बोल के आपको बोलती हूँ कि आप नहीं लिखोगे आंसर ना, तो मतलब अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिस वुड बी वेरी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट दिस वुड बी वेरी टफ टू क्लियर मेंस। इसलिए स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। एंड दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।